लेसन दूसरा, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, गोली दर्पण हेडिंग है, पहला हेडिंग है गोली दर्पण। देखिए इसकी परिभाषा देखिए। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। समझ में आया? यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखला गोला है उसको काटकर एक और क्या कर दिया जाए, पालिश कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, ठीक, तो वहाँ क्या करेगा, प्राप्त दर्पण यानी दर्पण बन जाएगा। और दर्पण कैसा रहेगा, गोली दर्पण रहेगा। तो उसे यही कह रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण। ठीक, तो देखिए पहला है अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ यानी कि जिसका देखिए परावर्तक पृष्ठ मतलब कि जहाँ से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण चली जाती है उसे परावर्तक कहते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ देखिए यहाँ पे पीछे देखिए कलई कर दिया गया है। ठीक, आई इसके यहाँ पे क्या करिए, आपतित किरण यानी कि कोई यहाँ से टार्च जला रहा है या तो प्रकाश की किरण आ रही है, तो ठीक यहाँ पर क्या करिए, फिर उसी माध्यम में परावर्तक पृष्ठ है तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर क्या करिए, उसी माध्यम में लौट वापस चली जा रही है यानी कि परावर्तित किरण हो जा रही है। तो उसी को कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबाव। तो देखिए अंदर की ओर दबा है कि नहीं, अंदर की ओर दबा है ना, उसी को कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अंदर की ओर दबा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, इसी को कह रहा है। आगे देखिए उत्तल दर्पण दूसरा है उत्तल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण देखिए यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या है, इसमें ऊपर की ओर है, इसमें क्या है, ऊपर की ओर है परावर्तक पृष्ठ। तो इसी को कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जहाँ पर प्रकाश की किरण जाती है उस और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो देखिए आपतित किरण आ रही है, इसी माध्यम में क्या कर रही है कि वापस चली जाती है, परावर्तित हो रही, तो उसे क्यों कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक, तो ये परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है यानी कि ऊपर की ओर दबा होता है यानी कि ऊपर की ओर उठा होता है। ठीक, उठा यहाँ पे वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर दबा होता है, नहीं ऊपर की ओर उठा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, तो देख लीजिए, चित्र बना लीजिए। देखिए उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे इसका परावर्तक पृष्ठ को ये यहाँ पे इधर कलई कर दिया गया है और यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आ रही है, तो वह परावर्तित होकर चली जा रही है, यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, यह सिरा उठा हुआ है ये सब, तो इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में क्या होता है कि इधर कलई कर दिया जाता है, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ यानी कि अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
इसी को कह रहा है। ठीक, देखिए दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण ध्रुव का किसे कहते हैं, उसी के कह रहा है। तो देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, यहाँ गोली दर्पण है। अब इसके क्या करा है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। मान लीजिए कि यहाँ पर मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहाँ इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए P से प्रदर्शित कर दिए, तो बस P से दिखा दीजिएगा। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका बिंदु यहाँ क्या है, यहाँ क्यों कौन सा दर्पण है, यहाँ देखिए बाहर की ओर कलई किया गया है। तो यहाँ क्या हुआ, अवतल दर्पण, यानी कि अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ अवतल दर्पण। इसमें देखिए अंदर की ओर कलई किया गया है, बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, तो यहाँ क्या हुआ, उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल का मतलब उठा हुआ दर्पण, अवतल का मतलब धंसा हुआ, यानी कि दबा होता है। ठीक, ये याद कर लीजिए। देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या हेडिंग है। ठीक, तो इसके बारे में देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का केंद्र कहलाता है। यानी कि देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का केंद्र कहलाता है। यानी कि देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं, पढ़ा दिया गया है। यानी कि किसी खोखले गोले को काट दिया मैं, ठीक, इसका केंद्र यहीं पर है, इसको काट कर, ठीक, क्या किया, इसको काट कर यहाँ पर ऐसे बन गया। यानी कि इसको काट दिया तो कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा। ठीक, अब एक और क्या कर रहा है कि एक और पॉलिश कर दिया जाए, एक और पॉलिश कर दीजिए। ठीक, इसको काट कर इस तरह, तो इस तरह बना दीजिए। ये इसके एक और पॉलिश कर दीजिए, तो इसको एक और पॉलिश कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद क्या करें, इसका केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पे, यानी कि इसका केंद्र यहाँ पर है। ठीक, अब ध्रुव यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ से लेकर यहाँ से खींच दीजिए, यही क्या है, यानी कि इसका केंद्र कौन सा है, गोली दर्पण का केंद्र ए है। तो इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, इस वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो इसका केंद्र क्या होगा, यहाँ पे केंद्र हुआ। तो आगे देखिए, देख लीजिए एक बार और परिभाषा। ठीक, देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी खोखला गोला यही है, मान लीजिए कि यही खोखला गोला है। ठीक, खोखले गोला का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र, इसका केंद्र यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर है केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का केंद्र कहलाता है। यानी कि गोली दर्पण के क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। इसका गोली दर्पण का केंद्र यही कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर इसकी उत्तल दर्पण में केंद्र कहाँ रहता है, अंदर की ओर। गोला इसी तरह में खींचेंगे हम लोग, गोला इसी तरह में खींचेंगे तो केंद्र कहाँ रहता है, यहाँ पे। तो इसी को यहाँ पर बना दीजिएगा। ठीक, इसी को थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर बना लीजिए। खोखला गोला इसी तरह आकार का रहेगा, यानी कि गोला इसी आकार का बनेगा। इसी को काटेंगे तो केंद्र कहाँ पर रहेगा, यहीं पर। तो खोखले गोले का केंद्र यहाँ पर रहेगा। और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में देख लीजिए केंद्र इस तरह से गोला बनेगा, तो गोला बनेगा, तो यहाँ पे केंद्र इसका हो गया। उसी को कह रहा है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले का केंद्र गोली दर्पण का केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, C से प्रदर्शित करेंगे, C से दिखा देंगे वक्रता केंद्र को। ठीक, देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। क्या कर रहा है, गोली दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है,
और वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, यानी वक्रता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी कौन सी है, इसको बीच की दूरी कौन सी है, यही है। तो इसी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से दिखा दीजिएगा। तो देखिए गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव यहाँ पर, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी वक्रता केंद्र यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर से प्रदर्शित कर दीजिएगा, इसी को कह रहा है। ठीक। अभिलंब, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है, यानी कि अभिलंब होता है। गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली उस बिंदु पर अभिलंब होता है। यानी कि मान लीजिए क्या, यहाँ वक्रता केंद्र इसका कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से कोई भी रेखा खींच दीजिए, यहाँ से रेखा खींच दीजिए, यहाँ क्या करेगा, गोली दर्पण पर यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90, कहीं से वक्रता केंद्र से कहीं पर खींच दीजिए वो गोली दर्पण पे, ठीक है, कहीं पर खींच दीजिए, यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, यहाँ पर उत्तल दर्पण में खींच दीजिए, कहीं पर भी खींच दीजिए, यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, उसी को कह रहा है गोली दर्पण के किसी बिंदु को, गोली दर्पण के किसी बिंदु पर वक्रता केंद्र से, बिंदु को या बिंदु पर वक्रता केंद्र से मिलाने वाली उस बिंदु पर अभिलंब होती है। तो वक्रता केंद्र से मिला दीजिए कोई भी बिंदु पर वो गोली दर्पण के, तो वहाँ क्या करे, वहाँ क्या होगी, अभिलंब होगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण उस पर बनता है गोली दर्पण पे। ठीक, उसी को कह रहा है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी इसको मिलाने वाली एक सीधी रेखा, यानी कि इसको मिलाने वाली एक सीधी रेखा इसी तरह खींच दीजिए। ठीक, गोली ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सीधी रेखा यहाँ क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहाँ तक ले, यहाँ खींच दीजिए, यहाँ क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ध्रुव और केंद्र मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, यानी कि सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष। समझ में आया, इसी को कह रहा है गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र हो गया, मिलाने वाली सीधी रेखा। और सीधी रेखा क्या होगी, यहाँ तक रुकेगी नहीं, सीधी रेखा यानी कि इससे खींचते जाइए, उसी को क्या कर रहे हैं, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आने की देख लीजिए, यह क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, तो इसी यहाँ से लेकर और यहाँ से लेके इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, यानी कि दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि द्वारक इसी को बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसी को द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि व्यास ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण का द्वारक कहते हैं। आगे देखिए,
मुख्य फोकस। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ चित्र बना दिया गया है। ठीक, तो पहले देख लीजिए क्या करा है, एक लाइन, एक लाइन देखिए। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन है? मुख्य अक्ष इसमें, तो मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं ध्रुव तथा केंद्र से होकर सीधी देखा जाने वाली, तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक खींच दीजिए रेखा। ठीक, ये बना दिया हूँ, आप लोग खींचिए, खींच दीजिए। ठीक हो गया। उसके आगे देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं। अब देखिए इसको ले जाइए और इस तरह से ले जाइए मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के बिंदु, किसी बिंदु से मिलाकर ले चले जाइए, ले चले आए। अब देखिए अब क्या कराएं, लेकर चले आए, लेकर चले आए। आप देखिए आगे क्या कराएं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब मिलती हुई मान लीजिए मिल गई, ठीक, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या, इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। तो यब से प्रदर्शित कर दीजिए, यानी कि यहाँ कटान बिंदु, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जहाँ पर यहाँ मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? यब, यानी कि फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये तो हो गया अवतल दर्पण में। देखिए ये अंदर की ओर है तो अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? देखिए क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष क्या है यहाँ पर सीधी बताया ना कि खींच दीजिए, तो ये खींच दीजिएगा। ठीक, परावर्तक पृष्ठ क्या है? यहाँ पर उठा हुआ है। ठीक, इसके मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, तीर खींच दीजिए, खींच दीजिए और यहाँ क्या करेगा? परावर्तक हो जाएगा, जो परावर्तित किरण बन जाएगी, यानी परावर्तित हो जाएगी, तो यहाँ उसी माध्यम में परावर्तित होगी। ठीक, तो यहाँ तो चली गई, तो लेकिन यहाँ क्या होता है उत्तल दर्पण में? यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई नजर आती है। यह मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती हुई प्रतीत होती है, आने की पता नहीं चलता है। इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण में पता चल जाता है कि काट रही है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है, अपने से मानना पड़ता है, मतलब कि प्रतीत होती है। ठीक, दिखाई देती है, प्रति काट मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के किसी कटान बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसी को कह रहा है, तो उसी को कह रहा है। देखिए एक बार आप परिभाषा देख लीजिए, एक बार परिभाषा देख लीजिए। गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये दो बार इसलिए दिया है, एक अवतल दर्पण के लिए, एक उत्तल दर्पण के लिए दिया है। ठीक, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसमें नोट दिया है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने, फोकस क्या होता है? दर्पण के सामने। अवतल दर्पण में देखिए फोकस कहाँ पर है? फोकस देखिए यहाँ पर है, दर्पण के सामने है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के क्या होता है? सामने होता है, दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। तो उत्तल दर्पण देखिए फोकस क्या है? दर्पण के पीछे। दर्पण कहाँ पर होता है? परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़ा होंगे तो दिखाई देगा चेहरा इसी पार ना, इसी उठा हुआ जो होता है परावर्तक पृष्ठ, तो इसी परावर्तक पृष्ठ पर ही ना दिखाई देता है यहाँ तो इसी को कराए। तो यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर है परावर्तक पृष्ठ, यानी कि यहाँ पर है, तो दर्पण क्या है? इसमें फोकस दर्पण क्या है? इसमें
और आगे होता है, यानी कि वो अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, यानी कि सामने है, लेकिन इसमें क्या होता है, पीछे होता है। और उत्तल दर्पण में उसी को कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे होता है। आगे है फोकस दूरी। फोकस दूरी देखिए, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव, ठीक, यानी कि गोली दर्पण, यानी गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल उत्तल दर्पण। तो उसी में गोली दर्पण इसलिए कराया कि दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक, इसीलिए गोली दर्पण बार बार करा। और देखिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्यों बता दिया गया है किस कैसे, और यहाँ उत्तल दर्पण है, ठीक। तो गोली दर्पण के ध्रुव, ध्रुव हो गया, तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी कहाँ पर है, यहाँ काट रही है बिंदु, यानी कि मुख्य समांतर के जा रही है, तो यहाँ क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, ठीक। तो तथा फोकस दूरी, इसमें देखिए यहाँ पर है फोकस दूरी, ठीक। आप देखिए गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ये फोकस दूरी और ध्रुव, यानी कि ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसे यब से प्रदर्शित करते हैं, तो यब से प्रदर्शित कर दीजिएगा। अब इसमें देखिए ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी। इसे यब से प्रदर्शित करते हैं, तो यब से प्रदर्शित कर दीजिए। इसी को कह रहा है गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे यब से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए देखिए, फोकस तल, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं। समझ में आया नहीं, तो देखिए वह तल जो मुख्य फोकस से होकर होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर क्या करता है, गुजरता है। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, देखिए देखिए मान लीजिए कि यहाँ क्या है, फोकस, फोकस है, यानी कि समांतर किरण आ रही है, यहाँ से काट कर चली जा रही है, तो इसे मान लीजिए कि फोकस है, ठीक, फोकस बिंदु है। तो यहाँ क्या कर रहा है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, ठीक, फोकस से गुजरता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य अक्ष के इसी को कहते हैं, ठीक, मुख्य अक्ष की इसी को कहते हैं। यहाँ ध्रुव, ध्रुव हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे वो करता है केंद्र है, ठीक, मुख्य फोकस ही हो गया, ठीक। अब इसे क्या कहते हैं, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो इसी को कह रहा है कि इस मुख्य अक्ष के क्या है, यहाँ मुख्य अक्ष है, ठीक, यहाँ क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसी मुख्य अक्ष के लंबवत होकर गुजरता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस तल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ये जो होता है ना, इसी को फोकस तल कहते हैं। वो देखिए कह रहा है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि यह केंद्र है, यहाँ पर ये फोकस है, तो यहाँ क्या करेगा, यहीं से गुजरेगा, तो इसी को कहते हैं फोकस तल कहते हैं, ठीक। इसी को कह रहा है कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, या मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। और लंबवत है कि नहीं, यहाँ है मुख्य फोकस हुआ है, या लंबवत है कि नहीं, 90 डिग्री की कोण बन रहा है कि नहीं, फोकस तल पे, यहाँ पे मुख्य अक्ष पे। तो उसी को कह रहा है कि लंबवत होता है, उसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, जो प्रतिबिंब बनाते हैं उसी को बोल रहा है कि इसके नियम होते हैं। देखिए इसमें पहला नियम है, क्या कर रहा है, प्रथम नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं।
या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। तो समांतर क्या करे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो दर्पण के मुख्य अक्ष कौन है, यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ इसके समांतर ले जाइए दर्पण पर, इसकी समांतर दो है। ठीक, हम स्केल से नहीं बना रहे हाथ से, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ क्या करेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ जो काट रही है यही क्या है, मुख्य फोकस हो। तो यहाँ से तीर बना दीजिएगा कि जा रही है यहाँ से इसे। ठीक, इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ पर है, यह है। ठीक, इसके समांतर अब क्या करेगी, यहाँ परावर्तित हो जाएगी इधर। ठीक, लेकिन क्या होगी, प्रतीत होती है। तो यहाँ प्रतीत होती है। ठीक, तो इसी यहाँ पर जो काट रही है प्रतीत होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये फोकस कहते हैं। ठीक, देख लीजिए। तो एक बार और देखिए, प्रथम नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें चल रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो मुख्य फोकस मान लीजिए यहीं पर है, तो यहीं पर से क्या करेगी, गुजरेगी। तो यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या तो मुख्य फोकस से आती हुई, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से क्या करेगी, यहाँ लगती है ना कि यहाँ से आ रही है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक, देखिए दूसरा है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, कर रहा है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली। यहाँ पर मान लीजिए मुख्य फोकस है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर रहा है कि दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, तो यहाँ से मान लीजिए किरण कोई जा रही है यहाँ से। ठीक, यहाँ से चली गई, तो दर्पण के मुख्य फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष यही है, तो इसके क्या करेगी, समांतर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जा रही है तो यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समझ में आया। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहीं क्या करेगी, यहाँ से जाएगी मुख्य फोकस से दर्पण के बाद क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष यही है जिसके समांतर होगी। ठीक, इसमें क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए मुख्य फोकस है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कोई किरण आएगी। ठीक, आ रही है तो यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष यहाँ से लगेगा, यहाँ पर जा रही है, प्रतीत होती है, तो यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, समझ में आया। यहाँ से कोई किरण आती है तो यहाँ दर्पण के बाद यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसी को कह रहा है। तृतीय नियम, देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में लौट आती है। कुछ समझ में आया नहीं। देखिए क्या कर रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से गुजारी है कोई किरण, यहाँ से कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं ना, तो यहाँ पर जाएगी तो दर्पण पे, यानी कि यहाँ से गई तो यहाँ क्या करेगी, इसी मार्ग में वापस भी चली जाएगी। तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से भी अपने मार्ग में फिर क्या करेगी, वापस चली जाएगी। यानी कि वही करा है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में लौट आती है। तो यहाँ से जाएगी, वहाँ से चली जाएगी अपने ही मार्ग में, उसी को कह रहे हैं। इस पर देखिए यहाँ से क्या करेगी, वक्रता केंद्र पर जाएगी। ठीक,
तो यहाँ पर जाएगी तो वक्रता केंद्र से जा रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ जा रही है, तो यहाँ क्या करेगी, फिर वापस अपने ही मार्ग में चली आएगी। ठीक, समझ में आया। तो उसी को करा है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में लौट आती है। तो अपने ही मार्ग में लौट आ रही है कि नहीं, दोनों देखिए। ठीक, देखिए दिया है गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। देखिए पहला है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण से ही प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। तो पहला है, ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। अब देखिए इसमें है हेडिंग, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब कोई वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यह दे दिया गया है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु कैसे बनेगी, कहाँ पर, कैसे। तो देखिए यहाँ पर बनाया गया है, देख लीजिए। तो देखिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल, यहाँ से लेके M1 M2, ठीक। फिर ध्रुव दे दिया गया है, P से प्रतिनिधित्व कर देते हैं ध्रुव को, तो P हो गया, ठीक। यहाँ पर अनंत आने की कोई वस्तु देखिए अनंत पर रख गई है, यहाँ तक मुख्य फोकस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक। तो देखिए अब क्या कर रहा है, देखिए अनंत पर रख दिए गए हैं ना, तो अनंत पर रख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ किरण क्या कर रही है, यहाँ किरण आ रही है मुख्य, देखिए यहाँ किरण क्या कर रही है, आ रही है दर्पण पर। तो यहाँ दर्पण पे आएगी तो यहाँ क्या फिर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रथम नियम है, प्रथम नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। देखिए यह जब वक्रता केंद्र गुजारते हैं तो यह क्या करेगी, वक्रता केंद्र गुजारते हैं तो अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। तब देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण और यह वक्रता केंद्र से आए, यहाँ पर बिंदु काट रही है, तो यहाँ मुख्य फोकस है और इसकी जहाँ पर काट रही है जहाँ पे काट रही है वक्रता केंद्र और फोकस प्रकाश की किरण को जो परावर्तित हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्या है, यहाँ वस्तु है, यानी कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई देखिए क्या है, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना कि नहीं, यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बी डैश ए डैश, ठीक। तो यहाँ उल्टा बन रहा है। अब फिर देखिए उल्टा बन रहा है और क्या कर रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस पर बनेगा, फोकस पर बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बन रहा है। वास्तविक मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब जानते हैं, इसी को कहते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी को प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वस्तु से छोटा, देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई छोट है कि नहीं, तो इसी को बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो क्या वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर फोकस पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। पहला नियम पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो। देखिए जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक। वक्रता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। अनंत कहाँ पर है, जहाँ चिन्ह तक खींच लिए हैं वह तो ठीक है। आज इसके बाद में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। अब तो अनंत यहाँ पर है, अनंत यहाँ पर हो गया। और वक्रता केंद्र के बीच कौन सी दूरी है, ये बीच यही है। यहीं पर वस्तु को क्या करें, हम लोग रख दिए, यानी कि ये भी वस्तु को रख दिया गया, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या करा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक
छोटा एवं उल्टा बनता है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण पर, तो दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के काटती हुई निकल जाएगी, तो मुख्य अक्ष पर जहाँ पर काटती है वहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक, फोकस हो गया। अब देखिए वक्रता केंद्र से, अब देखिए अब हो गया ना। अब देखिए मुख्य फोकस से एक बार गुजारी जाएगी किरण फोकस से, तो फोकस से जब जाती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर जब काट रही है मुख्य ये प्रकाश की किरण ए वाली और ए वाली जहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है ना, तो यहीं पर देखिए अब बी तो यहाँ बी डैश यहाँ हो गया, ए डैश यहाँ तो उल्टा प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर बीच वास्तविक उल्टा बन गया प्रतिबिंब। और देखिए क्या कर रहा है वास्तविक, तो यहाँ काट रही है तो दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर ये काट रही है, तो यहाँ पर बन गया, तो ये वहाँ वास्तविक हो गई। और देखिए वस्तु से क्या है छोटा है, तो यहाँ छोटा प्रतिबिंब है, तो यहाँ क्या है वस्तु से छोटा। आगे देखिए तीसरा है। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वह उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वकार में वस्तु के बराबर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। तो देखिए एवं मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, ठीक, ले चले गए, फिर फोकस होकर गुजारिए, ठीक, फोकस से होकर जाएगी तो यहाँ दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या करिए इस इस किरण काट रही है, तो यहाँ पर जो बनता है इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए उल्टा हुआ बी ए डैश यहाँ पर ए बी है, तो उल्टा हो गया बी डैश ए डैश, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, और इसकी दूरी इसकी लंबाई देखिए दोनों क्या है बराबर है, तो यानी कि लंबाई भी क्या वस्तु की आकार की लंबाई क्या होगी बराबर बनती है। और वास्तविक यानी कि काट रही है, पता चला है ना कि काट रही है, तो इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, यानी कि पता चल जाएगी काट रही है। तो यही है तीसरा नियम में, जब वस्तु केंद्र पर रखी हो तो वस्तु को केंद्र, देखिए यहाँ पर केंद्र है कि नहीं, यहाँ पर वस्तु का केंद्र यहीं है। ठीक, यहाँ ये सी से देखा गया है इसी को। ठीक, तो यहाँ केंद्र पर रख गया है, तो यहाँ यही केंद्र है। देखिए चौथा है, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए कैसे, देखिए क्या कर रहा है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस वक्रता केंद्र के बीच रख दिया गया। यहाँ से जब किरण जाएगी तो यहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती, यहाँ जब मुख्य फोकस होकर जब गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कर दी। यहाँ जब जहाँ काट रही है, यहीं पर काट रही है ना, तो इसके और यहाँ से जो दूरी गई है यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, तो ए बी है, यहाँ पे ए डैश बी डैश था, यहाँ पर ए बी। ठीक, तो यहाँ क्या है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत, ठीक, वक्रता केंद्र के इधर है, तो यानी कि देखिए यहाँ पर क्या वस्तु बन रही है अनंत पर बन रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक। तो देखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, देखिए वो अनंत कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वक्रता केंद्र यहाँ पर, तो इसके और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है कि नहीं वस्तु, यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो इसके और इस वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, तो ये बन गया वो यहाँ पर, तो बन गया। अब क्या कर रहा है वास्तविक यानी कि पता चल रहा है कि काट रही है। ठीक, उल्टा भी बन रहा है वस्तु से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई इतना ही है, इसकी लंबाई यहाँ तक से है,
तो यहीं बन रहा है, तो बस इसको याद करना है अब कहाँ पर कैसे बनेगी। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए, पांचवा है जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा बनता है। देखिए, देखिए वस्तु को क्या कर रहे हैं हम लोग, फोकस पर रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, यानी कि ए बी है, कोई ए बी है। ठीक, वस्तु को यहाँ पर रख दिए। यहाँ क्या करेगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फिर फोकस से होकर गुजरती है तो फोकस हो गया। उसके बाद उस वक्रता केंद्र से होकर गुजार दीजिए, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजार दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या है, समांतर तो है नहीं, आगे चलकर कुछ थोड़ी देर के बाद जा 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 ये क्या करेगी, ये दूसरे को काटेगी, यानी कि पता चल रहा है ना कि आगे चल कर काटेगी। यहाँ पर तो काट नहीं रही है, लेकिन पता चलेगा आगे कुछ दूरी और जाती तो काट देगी, तो उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काटेगी लगता है तो उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यानी कि वो तो वास्तविक तो पता चलेगा कि आगे चलकर काट देगी, तो वह वस्तु कैसी रहेगी, अनंत पर बनेगी, और क्या कैसी रहेगी, आभासी रहेगी और उल्टा बनेगी। ठीक, आगे देखिए छठवां है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, जब वस्तु फोकस फोकस यहाँ पर है, ध्रुव यहाँ पर, इनके बीच वस्तु को रख दीजिए। ठीक, अब देखिए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आकार में बड़ा बनता है। देखिए, आभासी और आकार में बड़ा बनता है। देख लीजिए, जब वस्तु को यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्या करेगी, जाएगी, फिर वो फोकस से गुजर जाएगी। ठीक, उसके बाद वक्रता केंद्र से जाएगी तो यहाँ आगे चल के प्रतीत होती है, यहाँ चल के अब काटेगी किधर, इधर जी काटेगी ना। अब इधर इधर तो काटेगी नहीं, क्या है कि यहाँ पे लंबाई देखिए, यहाँ पे पतील है, यहाँ पर जाके बढ़ रही है, तो काटेगी तो इधर काटेगी नहीं, काटेगी जब भी तो इधर पीछे ही काटेगी, तो इसलिए यहाँ क्या करेगी, यहाँ पर मान लीजिए कि काट दी, आगे कुछ दूरी जाते हुए काट दी यहाँ पे, तो वस्तु से क्या हुआ, बड़ा बन गया, वस्तु से बड़ा बन गया। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बन गया। आभासी, आभासी इसे कहते हैं, देखो जो दर्पण के पीछे बनता है आभासी इसे कहते हैं कि आभास हो रही है कि जाकर वहाँ पर काटेगी, और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, वो अगर सामने बन गया तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, अगर पीछे बन गया तो आभासी कहलाता है। उसी को परिभाषा उसमें दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया कि जब वस्तु दर्पण के सामने बने तो आभासी, दर्पण के पीछे बने तो आभासी, और दर्पण के आगे सामने बने तो वास्तविक कहते हैं। और सीधा सीधा देखो, ए बी है तो ए डैश और बी डैश। ठीक, और आकार में बड़ा, यानी कि बड़ा बन गया। समझ में आ गया। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है देख लीजिए। देखिए, पहला उपयोग, इसका उपयोग यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का क्या होता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे को क्या करता है, और वो अगर यहाँ पर यहाँ क्या करेगा, दाढ़ी बनाते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो यहाँ बड़ा में दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा गया है ना, तो छोटा में मतलब दाढ़ी तो कोई भी वस्तु है छोट है तो वह क्या करेगा, अवतल दर्पण बड़ा में दिखाई देगा। तो इसलिए दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि चेहरा पर बड़ा बड़ा दिखाई दे, चेहरा बड़ा दिखाई दे, बनाने में आसानी होती है। ठीक, और दूसरा है आँख, नाक, कान, गला के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आँख, नाक, कान, गला के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है कि आँख में जैसे कोई अवतल दर्पण का बड़ी दिखाई देता है, कोई खर पड़ गया नाक में, कान में अंदर कैसे देखेंगे,
अंदर में कान के अंदर किसे दिखेंगे, अवतल दर्पण लगेगा तो वहाँ क्या करेगा, अवतल दर्पण बड़ा में दिखाई देता है, वो अंदर का बाहर की तरफ लगता है कि बाहर है, उस तरह से दिखाई देता है, ठीक, इसीलिए। और देखिए तीसरा है, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। हेडलाइट मतलब जो हेडलाइट होती है जो गाड़ी की, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और सर्च लाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। और हेडलाइट में क्यों किया जाता है कि वहाँ प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। और हेडलाइट जब कोई टार्च टार्च लिए लीजिए, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, वहाँ क्या लेंस, अवतल दर्पण लेंस लगा होता है, अवतल दर्पण का लेंस लगा होता है, वहाँ क्या करता है कि पूरे फैलाते, रोशनी को फैलाते हुए जाएंगे, चला जाता है, देखते नहीं है। पास में लाएंगे तो थोड़ा सा गोला यहाँ पर गोला टाइप रहेगा, पास में लाएंगे तो आइए क्या करेगा, अगर टार्च को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ चला जाता है। उसी को करा है कि गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। और देखिए सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का क्या प्रयोग किया जाता है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अवतल दर्पण सौर भट्टी है, मान लीजिए कोई भी सौर भट्टी है ना, चाहे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक, प्रकाश पड़ रहा है तो उस सूर्य का की जब किरण आती है ना, तो यहाँ अवतल दर्पण क्या करता है कि यहाँ से पूरी फैली हुई किरण आ रही है, ठीक, पूरी फैली हुई थी, यहाँ क्या करेगी, यहाँ अवतल दर्पण है तो यहाँ पर क्या करेगी, कुल किरण को बिटोर लेगी, कुल किरण को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर लेती है, और यहाँ से एक जगह पर क्या करती है, एक जगह पर फोकस करती है। उसी को कह रहा है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक। और पांचवा है, इसका उपयोग टेबल लैंपों के सैंडों में किया जाता है। सैंडो मतलब कवर जो होता है, टेबल लैंपों के कवर में होता है, उसमें किया जाता है, जिसे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। अब प्रकाश यहाँ क्या करता है, फैला देता है। टेबल लैंप कोई हुआ तो वहाँ क्या करेगा, जिससे थोड़े स्थान को, थोड़ा ही स्थान रहेगा वहाँ क्या करेगा, अधिक प्रकाशित कर देगा, ठीक। देखिए दिया है संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, तथा दूसरे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। देखिए चित्र से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रख दी है, ठीक, यहाँ जाएगी, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस होकर जा रही है, और वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो यहाँ पर काट रही है, ठीक। अब यहाँ क्या करें, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब क्या करेंगे, वस्तु को यहीं पर रख देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब पर ही रखेंगे। यहाँ पर जब काट रही है, जहाँ पर वस्तु बन रही है, इसी जगह पर अब वस्तु को रखेंगे। तो अब देखिए तब यहाँ पर रखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, इस यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ पर वस्तु को हम रख रहे हैं, तो देखिए वस्तु को कहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दिए, जहाँ पर बोल रहा था यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर ऊपर वस्तु को रखेंगे, ठीक। तो ऊपर वस्तु को रख दिए। अब देखिए हम देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर आप देखिए यहाँ मुख्य फोकस होकर जब गुजारते हैं तो यहाँ पर अब देखिए वस्तु कहाँ बन रही, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर पहले वस्तु रखी गई थी तो वहाँ पर पहली वस्तु कहाँ पर रखी गई थी, यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए बन रहा है कि नहीं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वहीं कह रहा है कि जब वस्तु को वहीं कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर। यहाँ पर जब वस्तु को रख रहे हैं तो कहाँ पर बन रही, यहाँ पर, यानी तो उसी को कह रहा है जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर, तथा दूसरे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। तब देखिए दूसरे बिंदु पर रख रहे हैं तो क्या कर रहा है, पहले बिंदु बन रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब देखिए नोट इसमें दिया है, नोट संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण के लिए होता है। यहाँ केवल क्या है, संयुग्मी फोकस सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनता है। संयुग्मी फोकस यानी कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण के लिए ही
होता है, यानी कि संयुक्त फोकस अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण में नहीं बनता है संयुक्त फोकस। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए जब इस पर सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, कैसे कैसे, तो वही उसी के लिए दिया है। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस की माइनस, इसी को कह रहा है। ठीक, तो ये देखिए, और देखिए यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण, यहाँ अवतल दर्पण है। ठीक, यहाँ से यह मुख्य फोकस गुजार दीजिए। ठीक, मुख्य फोकस गुजार दीजिए। अब देखिए ध्रुव के दाईं ओर इधर है, यानी कि ध्रुव यहाँ पर है, इधर दाईं ओर की दूरी धनात्मक, यानी कि यहाँ पर इधर कोई भी, जहाँ पर यहाँ पर कोई भी वस्तु बनेगा चाहे कुछ भी, तो इसकी दूरी क्या होगी, प्लस चिन्ह लिया जाता है, ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक लिया जाता है। ठीक, इधर देखिए, इधर क्या कर रहा है, ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, यानी कि इधर कोई भी दूरी हो उसकी दूरी क्या कर लेते हैं, ऋणात्मक ही लेते हैं। ठीक, तो आपतित किरण की दिशा है यहाँ, आपतित किरण की दिशा ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, यहाँ पर प्रतिबिंब की अगर लंबाई पूछेगा तो ऋणात्मक, नीचे की ओर की लंबाई ऋणात्मक। ठीक, और ऊपर की ओर लिए लंबाई धनात्मक। वस्तु की लंबाई क्या होती है, वो धनात्मक होती है। अब वस्तु की वो लंबाई होती है ना, तो वहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पर धनात्मक, बस सिर्फ यही अपवाद है, नहीं तो सब बाकी अवतल दर्पण में ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। बस यही वस्तु की लंबाई क्या लेते हैं हम लोग, वस्तु की लंबाई, वो भी ऊपर की ओर लंबाई, नीचे की ओर क्या लेंगे, ऋणात्मक, नीचे की ओर की लंबाई ऋणात्मक। ठीक, तो ऊपर की ओर लंबाई क्या वो धनात्मक लेते हैं। ठीक, तो इसी को है यही। तो देखिए आगे नीचे दिया लिखाया गया है, पहला है देखिए पद है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण में कौन सी धनात्मक ये ऋणात्मक ये सब दिया है। देखिए पहला फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, यानी कि पूरी क्या दूरी रहेगी, धनात्मक ही। अवतल दर्पण में दूरी बाईं ओर है, यहाँ क्या बाईं ओर है तो ऋणात्मक, अवगता त्रिज्या धनात्मक, और ऋणात्मक अवतल दर्पण में ऋणात्मक, यानी दूरी तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, वस्तु उत्तल दर्पण में क्या लेते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में वस्तु किधर रहती है, उत्तल हमेशा दाईं ओर वस्तु रखी जाती है। ठीक, तो इसलिए ऋणात्मक हो गई, वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गई। यहाँ अवतल दर्पण की दूरी ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब दूरी लागू नहीं, यानी कि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब धनात्मक, उत्तल दर्पण में बनता है धनात्मक, और अवतल दर्पण में धनात्मक, यानी कि दाईं ओर ही अवतल दर्पण में बनता है। आभासी प्रतिबिंब की दूरी बताई क्रिया, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं, यानी कि वास्तविक लंबाई तो बनती नहीं है इसमें उत्तल दर्पण में। ऋणात्मक वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई इसमें ऋणात्मक लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में भी धनात्मक, क्योंकि दाईं ओर ही बनता है अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। अब वस्तु की लंबाई उत्तल दर्पण में, वस्तु की लंबाई क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक, वो धनात्मक ही लेते हैं। ठीक, और अवतल दर्पण में वस्तु की लंबाई धनात्मक, क्योंकि वो वस्तु की लंबाई धनात्मक ही होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। ठीक।